नमस्कार। इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जब छोटे बच्चों को दूध पीने में या बोलने में दिक्कत होती है ना, तो अचानक हर तरफ से सलाहों की बारिश होने लगती है, खासकर टंग टाई यानी जीभ के निचले हिस्से के जुड़े होने को लेकर। इतनी सारी बातें और राय सुनने को मिलती हैं कि पेरेंट्स के लिए ये बहुत ही तनावपूर्ण हो जाता है। आज हम इसी शोर और भ्रम को पूरी तरह से दूर करने वाले हैं। एक एक्सपर्ट स्पीच थेरेपिस्ट के नजरिए से हम सीधे क्लिनिकल तथ्यों के आधार पर सच और झूठ के बीच का फर्क समझेंगे, ताकि आप सभी को बिल्कुल सटीक और स्पष्ट जानकारी मिल सके। क्लिनिक में जो सवाल सबसे ज्यादा गूंजता है वो ये है कि क्या टंग टाई के लिए सच में किसी मेडिकल प्रोसीजर या सर्जरी की जरूरत होती है। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी परिवार की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। आज हम इसी सवाल को गहराई से डिकोड करेंगे और उन सारी चिंताओं को दूर करेंगे जो इसके इर्द गिर्द घूमती हैं, ताकि आपको एक सही और कॉन्फिडेंट फैसला लेने में मदद मिल सके। तो चलिए आज के इस सफर के एजेंडे पर नजर डालते हैं। सबसे पहले हम इस विषय के आसपास के शोर और भ्रम को दूर करेंगे। फिर शारीरिक रचना और जूते के फीते वाले एक बड़े ही दिलचस्प उदाहरण को समझेंगे। तीसरा, हम बनावट से ज्यादा काम पर ध्यान देंगे। चौथा पॉइंट होगा हमारा 3 चरणों वाला इलाज। और आखिर में बड़े बच्चों के लिए उम्मीद की बात करेंगे। तो चलिए इस क्लिनिकल रोड मैप पर आगे बढ़ते हैं। भाग 1, शोर और भ्रम को दूर करना। जब किसी बच्चे को बोलने या खाने पीने में दिक्कत आती है तो आपको 2 बिल्कुल अलग और चरम तरह की सलाहें मिलती हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं बस तुरंत सर्जरी कर दो। बच्चा दूध पीने में या लैच करने में जरा सी भी दिक्कत करे तो वो उसे तुरंत काटने की सलाह देते हैं। और ठीक इसके विपरीत दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं अरे इंतजार करो और देखो, कुछ मत करो, बच्चा अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन सच बताऊं, बिना पूरी जानकारी के जल्दबाजी में सर्जरी करना या किसी असली शारीरिक रुकावट को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना, इन दोनों ही रास्तों के बहुत बड़े नुकसान हैं। तो फिर सच क्या है? सच हमेशा इन दोनों चरम विचारों के बीच में कहीं होता है, और वहां तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ईमानदार और पूरी तरह से व्यक्तिगत मूल्यांकन। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि 7,000 से अधिक बच्चों और परिवारों के साथ 11 सालों से ज्यादा के क्लिनिकल अनुभव का निचोड़ है। हर बच्चे की शारीरिक रचना अलग होती है, इसलिए वन साइज फिट्स ऑल यानी सब पर एक ही इलाज लागू करने वाला फॉर्मूला यहाँ बिल्कुल काम नहीं करता। भाग 2, शारीरिक रचना और जूते के फीते का उदाहरण। मेडिकल की दुनिया में इसके लिए एक भारी भरकम शब्द है एनकाइलोग्लोसिया। घबराइए मत, इसका सीधा सा मतलब है कि जीभ के नीचे का जो छोटा सा टिश्यू है ना, जिसे लिंगुअल फ्रेनुलम कहते हैं, वो सामान्य से छोटा, मोटा या बहुत ज्यादा कड़ा है। अब इसे आसानी से समझने के लिए ऐसे सोचिए। इमेजिन कीजिए कि एक एथलीट मैराथन दौड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके जूतों के चमकीले लाल फीते आपस में बहुत कसकर बंधे हुए हैं। क्या वो दौड़ पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसके पैरों की मांसपेशियां बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उन बंधे हुए फीतों की वजह से वो दौड़ नहीं पा रहा। मुंह के अंदर उस कड़े टिश्यू का भी जीभ पर बिल्कुल यही असर होता है। ये जीभ की स्वाभाविक आज़ादी को रोक देता है। अब इस स्लाइड में जो बात है वो वाकई दिलचस्प है। देखिए, सभी टंग टाई एक जैसे नहीं दिखते। कुछ होते हैं एंटीरियर टाई, जो मुंह के बिल्कुल सामने होते हैं और आसानी से दिख जाते हैं। लेकिन जो पोस्टीरियर टाई होते हैं ना, वो बड़े छुपे रुस्तम होते हैं। ये मुंह के अंदर गहराई में गुलाबी परत के ठीक नीचे छिपे होते हैं। इन्हें आम आंखों से ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए एक ट्रेन्ड एक्सपर्ट की जरूरत होती है। लेकिन चाहे वो सामने से दिख रहे हों या अंदर गहराई में छिपे हों, दोनों ही बच्चे के दूध पीने और सही से बोलने की बारीक प्रक्रिया में बड़ी रुकावट बन सकते हैं। भाग 3, बनावट से ज्यादा काम पर ध्यान। एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी सच्चाई यह है कि हर टंग टाई से बच्चे को बोलने में परेशानी नहीं होती। जी हाँ, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जीभ में शारीरिक रुकावट होती है, लेकिन वो इतने स्मार्ट होते हैं कि मुश्किल आवाजें निकालने के अपने खुद के चतुर तरीके खोज लेते हैं और बिल्कुल साफ बोलते हैं। और इसके बिल्कुल उलट, कुछ बच्चों के बोलने में देरी का कारण उनकी जीभ से बिल्कुल भी जुड़ा नहीं होता। शारीरिक बनावट तो सिर्फ एक शुरुआत है, असली कहानी तो इस बात में है कि वो काम कैसे कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि घर पर इसकी पहचान कैसे करें, तो ये रही रोजमर्रा की जिंदगी में जीभ के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए एक बहुत ही काम की चेकलिस्ट। ध्यान से देखिए, क्या बच्चा अपनी जीभ को ऊपर उठा पा रहा है? क्या वो उसे दाएं बाएं आसानी से हिला सकता है? जब वो जीभ बाहर निकालता है तो क्या उसकी नोक पर एक हार्ट शेप यानी दिल जैसा आकार बनता है?
क्या दूध पीते समय लगातार क्लिक क्लिक की आवाज आती है? या क्या थोड़े बड़े बच्चे ठोस खाना खाने में बहुत नखरे करते हैं, खासकर जब बात L, R, T, D और S जैसी आवाजों की हो? अगर आपको ये रेड फ्लैग्स दिखे तो समझ जाइए कि गहराई से जांच करने का समय आ गया है। तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि सिर्फ मुंह के अंदर की शारीरिक बनावट देख के फैसला नहीं लिया जा सकता। असल जिंदगी में वो जीभ काम कैसे कर रही है, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। एक विशेषज्ञ का काम सिर्फ झांक कर देखना नहीं है, उन्हें ये बारीकी से देखना होता है कि बच्चा बोलते समय जो गलतियां कर रहा है, क्या वो वाकई मुंह के अंदर मौजूद उस कड़े टिश्यू की वजह से ही हो रही हैं? अगर इन दोनों में पक्का कनेक्शन है, तभी आगे बढ़ने का फैसला लिया जाता है। फंक्शन हमेशा फॉर्म से ऊपर होता है। भाग 4, 3 चरणों वाला इलाज। चलिए देखते हैं कि जब एक डीप असेसमेंट के बाद ये साबित हो जाए कि वास्तव में एक मेडिकल प्रोसीजर की जरूरत है, तो क्या होता है। तब शुरू होता है हमारा आजमाया हुआ 3 चरणों वाला गेम प्लान। पहला चरण, प्रोसीजर से पहले की स्पीच थेरेपी, ताकि बच्चे को ये एहसास हो कि उसकी जीभ को असल में कहाँ होना चाहिए। दूसरा चरण, असली मेडिकल प्रोसीजर या सर्जरी, जो एक भरोसेमंद डॉक्टर करते हैं। और तीसरा, जो सबसे अहम है, प्रोसीजर के बाद की थेरेपी। ये पूरा सफर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और आप इसमें से कोई भी स्टेप छोड़ नहीं सकते। अब ये एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है जो अक्सर परिवारों को हैरान कर देता है। इसे एक शानदार उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक कार का हैंड ब्रेक सालों से लगा हुआ है। अगर आप अचानक उस रंग बिरंगे हैंड ब्रेक को हटा दें, तो क्या वो कार अपने आप बिना किसी गलती के टॉप स्पीड पर दौड़ने लगेगी? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह सर्जरी करके जीभ को आज़ाद कर देने भर से वो जादुई तरीके से अपने आप सही काम करना नहीं सीख जाती। इसीलिए मैं कहता हूं कि सर्जरी के बाद की थेरेपी सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब जीभ बंधी हुई थी, तब बच्चे की मांसपेशियों ने उसी रुकावट के साथ काम करने की गहरी आदतें बना ली थीं। अगर सर्जरी के बाद उन्हें सक्रिय रूप से नई आज़ाद जीभ का इस्तेमाल करना नहीं सिखाया गया, तो बच्चे अपनी पुरानी मांसपेशियों की आदतों के कारण बिल्कुल वही बोलने की गलतियां दोहराते रहेंगे। नई और सही मूवमेंट सिखाने के लिए ये पोस्ट प्रोसीजर थेरेपी 100% अनिवार्य है। भाग 5, बड़े बच्चों के लिए उम्मीद। अब तक हमने नवजात शिशुओं और बहुत छोटे बच्चों की बात की, लेकिन उन परिवारों का क्या जिनके बच्चे अब 4, 6 या 8 साल के हो चुके हैं? उनके मन में अक्सर एक गहरा डर बैठ जाता है। क्या अब बहुत देर हो चुकी है? क्या अब मेरा बच्चा नई आदतें सीख पाएगा? अगर आप भी यही सोच रहे हैं, तो इसका जवाब आपको बहुत सुकून देगा। जवाब है बिल्कुल नहीं। उम्र चाहे जो भी हो, सही मार्गदर्शन से प्रगति हमेशा संभव है। हमारे क्लिनिकल अनुभव ने बार बार ये साबित किया है कि बड़े बच्चे भी बहुत शानदार और सार्थक प्रगति कर सकते हैं। हाँ, ये बात सच है कि एक 8 साल के बच्चे में पुरानी गलत आदतें काफ़ी मजबूती से घर कर चुकी होती हैं, इसलिए उन्हें बदलने में थोड़ा ज़्यादा वक्त और मेहनत लग सकती है। लेकिन घर पर लगातार प्रैक्टिस करने से और विशेषज्ञों की सटीक, करुणा से भरी थेरेपी की मदद से बड़े बच्चे बिल्कुल नई मांसपेशियों की आदतें सीख सकते हैं। उनमें सुधार की पूरी गुंजाइश होती है। तो अब जब हम इस एक्सप्लेनर के आखिर में आ गए हैं, आपके लिए सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? ये पूरी प्रक्रिया और आसपास का शोर भले भ्रमित करने वाला लगे, लेकिन स्पष्टता की ओर जाने वाला रास्ता सिर्फ एक जगह से शुरू होता है, और वो है एक ईमानदार और व्यक्तिगत क्लिनिकल मूल्यांकन। यही वो शुरुआती बिंदु है जो आपको सही रास्ता दिखाएगा। तो सोचिए, बच्चे के विकास को सही दिशा देने के लिए आज आपको कौन सा कदम उठाना है? ज्ञान ही वो ताकत है जिससे सही फैसले लिए जाते हैं। आज ही सही जानकारी अपनाइए और अपने बच्चे के लिए सही दिशा चुनिए।